हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा तीसरा लेक्चर है डेटा साइंस के कोर्स का। और आज से हम ना स्टैटिस्टिक्स को शुरू कर रहे हैं। जो स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो काफ़ी लाजमी हैं, ज़रूरी हैं सीखने डेटा साइंस की तरफ मूव करने से पहले। तो हम 3-4 दिन इसी पे लगाएंगे, 3-4 लेक्चर स्टैटिस्टिक्स पे, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाए। कुछ लोगों के ऑलरेडी होंगे, कुछ के नहीं होंगे, इसके जैसे भी हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने काफ़ी ज़रूरी हैं। सही है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या नाम है कि स्टैटिस्टिक्स लाइक डेटा साइंस होती क्या। मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि डेटा साइंस होती क्या है। ठीक है, डेटा साइंस बेसिकली से डेफिनेशन लो तो उसको कहते हैं कि क्या नाम है, डेटा के ऊपर स्टैट्स के मेथड्स को अप्लाई करके उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना, और जो इन्फॉर्मेशन निकलती है उसकी बेस पे कंपनीज या कोई भी बंदा डिसीजन लेता है। ठीक है, इसी सीधी सी डेटा साइंस की डेफिनेशन है, जिसको हम कह सकते हैं कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कि आप इसकी ऐसे ले लो कि स्टैट्स को कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन भी ले सकते हो, डेटा साइंस की भी ले सकते हो, लेकिन हम स्टैटिस्टिक्स की कह देते हैं कि जो स्टैट्स होती है उसको हम कहते हैं डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो जो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि आप डाटा देते हो, उस पर स्टैट्स कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो, उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालते हो और क्या करते हो कि आप एक नया डिसीजन लेते हो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन डाटा से मिलती है। उसको हम कहते हैं डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कि डाटा हम लेते कैसे हैं। ठीक है, लाइक डाटा पे स्टैट्स के मेथड को कैसे अप्लाई करना है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि डाटा होता कितनी किस्मों का। ठीक है, हम शुरू करते हैं इस चीज़ को। अभी तो नहीं, हम डिटेल में देखेंगे, अभी बेसिक्स ही देखेंगे, नंबर्स वगैरह क्या होते हैं, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि क्या नाम है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 बंदों का डाटा ले लिया। ठीक है, फैज, अली, आतिफ, नाज। ठीक है, 4 बंदों का मैंने डाटा ले लिया है, ये मेरे पास डाटा यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये मेरे पास इन 4 बंदों का डाटा आ चुका है यहाँ पर। उसके बाद ना मैंने उनकी पहले हाइट्स ली, चारों की मैंने हाइट्स ली। ठीक है, वो मेरे पास आगे किसने कहा कि 5 फीट इतने इंच और 6 इंचज और 5 फीट 4 इंचज, 5 फीट 5 इंचज। ठीक है, तो इन सब चारों ने ना मुझे अपनी वो सारी अपनी डिटेल्स बता दी कि हमारी ये हाइट्स नहीं है। ठीक है, मैंने उनका करेक्ट कर लिया। लेकिन ना फॉर एग्जांपल इसमें थोड़ा सा इशू होता है कि इन हाइट्स को हम मेजरली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 2 यूनिट इसमें एट अ टाइम चल रहे हैं। तो हम इसको एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंचज में कर लेते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली 65 इंचज बन गया, ये 72 इंचज बन गया, 64 बन गया, 65 बन गया। ये हैं सिर्फ इंटीजर्स, जिनको हम इंटीजर्स कहते हैं ना, ये वो चीज़ें हैं कि क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, जिनको हम इंटीजर्स कहते हैं ये, क्योंकि इनके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा, कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं है। उसके बाद मैंने वेट ले लिया। वेट तो पॉइंट्स में जा सकता है, कितने केजी कितने ग्राम हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन बस यूनिट एक है तो हम उसको पॉइंट्स में ले सकते हैं। तो मैंने उसको पॉइंट में लिया तो वो बनता है 70.5, 62.4, 80.5, ऐसे ना करके मैंने 4 बंदों का वेट भी ले लिया, 4 बंदों की हाइट भी ले ली। अब जो नंबर्स है ना, जो न्यूमेरिकल डाटा है, वो 2 किस्मों का होता है। ठीक है, जो या तो उसके साथ पॉइंट होगा, लाइक वो डेसिमल नंबर होगा, या वो क्या होगा, एक प्रॉपर एक इंटीजर होगा, होल नंबर होगा। सही है, तो ऐसे हो सकता है। इंटीजर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, तो डाटा 2 ही किस्मों का होगा, कि या तो वो पॉइंट के बगैर होगा या पॉइंट के साथ होगा। जो पॉइंट के बगैर डाटा होगा उसको कहते हैं हम डिस्क्रीट। उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट। आप लोगों ने ये नाम याद रखना है कि उस डाटा को हम कहते हैं डिस्क्रीट। जिसके साथ पॉइंट होते हैं ना, वो डाटा होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब कि उसके आगे वो उसकी वैल्यू कंटिन्यूड है। ठीक है, वो डाटा कंटिन्यूस है। तो क्योंकि हम इसमें से अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई हुई है। ठीक है, तो 70.5 इसको हम कंटिन्यूस डाटा कह सकते हैं। लाइक जो भी पॉइंट के साथ वैल्यू होगा, आपने बस ये टर्म याद रखिए कि वो कंटिन्यूस होगा। जो पॉइंट के बगैर सिंपल होल नंबर होगा ना, उसको हम कहेंगे कि वो डिस्क्रीट डिस्क्रीट डाटा टाइप है उसकी। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि लाइक इसमें पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो न्यूमेरिक डाटा है ना, वो 2 ही किस्मों का होता है। एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट को जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, उसको हम कहते हैं इंटीजर। और जो कंटिन्यूस होता है उसको हम डेसिमल नंबर्स भी कह सकते हैं। लेकिन जो लैंग्वेजेस होती है ना, पाइथन हो गया और इस तरह की, उसमें हम उनको फ्लोटिंग नंबर कहते हैं, फ्लोट कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने उनको याद रखना है कि उनको हम क्या कहते हैं, फ्लोट। डिस्क्रीट होते हैं इंटीजर्स, और जो कंटिन्यूस नंबर होते हैं वो होते हैं फ्लोट नंबर, जो पॉइंट्स के अंदर होते हैं। सही है। अब ना 2 टर्म्स होती हैं, एक होती है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब वो चीजें क्या होती हैं, हम उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब फूड और वेट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ना कहते हैं ना कि क्या नाम है, ज्यादा खाना खाने से आपका वजन बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने ना 200 रुपये का खाना खाया, उसका वेट था 70 kg। फिर उसने 300 रुपये का खाना खाना शुरू कर दिया डेली, उसका वेट हो गया 71 kg। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि उसने 400 रुपये का डेली खाना खाना शुरू कर दिया, तब उसका वेट क्या हो गया, 75 kg। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेट और मैंने फूड का जब ग्राफ बनाया है ना, तो वो वेट ऐसे बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन बना देता हूँ कि वो ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऊपर जा रहा है। लेकिन ये क्या नाम है कि ये आपस में रिलेटेड है कि जितना वो ज्यादा खाना खाएगा ना, उतना उसका ज्यादा वेट बढ़ता जाएगा।
अब इनमें से डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब लाइक वेट बढ़े ना बढ़े, बढ़ भी रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि वो खाना ज्यादा खा रहा है या कम खा रहा है, वो उस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। खाने की प्राइस लाइक 200 रुपए में भी उतना खाना आ सकता है, 300 रुपए में भी उतना खाना आ सकता है, ठीक है। वो खाने की क्वांटिटी प्राइस पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। वो एक मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ क्वांटिटी में आती हैं। तो वो साइड सी बात है कि जो खाना की प्राइस नहीं बढ़ रही, खाने की प्राइस बढ़ेगी तो वेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर क्या नाम है, वो क्या करेगा कि जो मतलब कि वेट है ना वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। कि लाइक जो खाना बढ़ेगा तो वेट नहीं, वेट पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा कि लाइक खाने की प्राइस बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो वो वेट को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो वेट को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर क्या नाम है, लाइक जो फूड की प्राइस है ना वो इफेक्ट नहीं होगी अगर वेट बढ़ेगा भी, तो फूड की इफेक्ट नहीं प्राइस होगी, फूड की प्राइस फिक्स्ड है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वेट बढ़ेगा भी ना तो फूड की प्राइस तो फिक्स्ड है, फूड की प्राइस उससे इफेक्ट नहीं होगी। लाइक वो 200 रुपए का भी डेली खाना खाता जाएगा ना तो उसका वेट बढ़ता जाएगा, उससे फूड की प्राइस ना वो अफेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर जो फूड है क्या नाम है वो ज्यादा खाएगा ना तो उससे वेट क्या होगा, वो अफेक्ट होगा। इसमें क्या है कि जो वेट है वो डिपेंड कर रहा है फूड ऊपर, जितनी वो खाना खाता जाएगा ना तो वेट उस पर उतना डिपेंड करता जाएगा। लेकिन जो फूड है वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, फूड एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि इसकी वो तो कांस्टेंट है, उतनी प्राइस में बन रहा है, वो खाना उतना ही बिकना है, ठीक है। तो वो चीज उतनी ही है। लेकिन जो वेट है वो बढ़ेगा अगर वो बंदा ज्यादा खाना खाएगा, सही है। तो जो वेट है वो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। वो जो होता है फूड होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी आप डाटा सेट उठाते हो ना तो आपने उसमें से ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नोट करने होते हैं। इसकी बेस पे आपका मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम चलता है, सही है। इसी की बेस पे आपको मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम चलता है। तो आपने ये चीजें याद रखनी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में फर्क क्या होता है। आगे हम चलते हैं। आगे आते हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये चीज ना कुछ लोग छुड़वा देते हैं, लेकिन ये पढ़नी काफी जरूरी है, सही है। इसका मतलब क्या है कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट होते क्या है, सही है। इसका क्या मतलब है यार, जब भी आप कोई डाटा उठाओगे ना उस पर आप स्टैट के मेथड्स लगा के उसमें से इंफॉर्मेशन तो निकाल लोगे, तो उसको वो तो उससे आप डिसीजन ले लोगे। लेकिन जब आप डाटा आउट लेते हो ना तो तब आप लेने से पहले भी कुछ स्टैट्स के सवाल होते हैं, हम उनसे वो पूछते हो। लाइक स्टैट्स के मेथड उस पे भी यूज होते हैं, ठीक है। उसी पे उस पे भी यूज होते हैं कि लाइक वो ये डाटा क्या था, क्यों आया, कैसे आया, सारी चीजें होती हैं। उनको हम कहते हैं कि जब भी आपने कोई डाटा उठाना है ना तो आपने WH क्वेश्चन जरूर पूछने हैं। WH क्वेश्चन के जो वर्ड जिस तरह WH वर्ड्स होते हैं ना, वैसे WH क्वेश्चन मतलब वही चीज है। सबसे पहले तो हमने पूछना है वर्ड कि लाइक ये क्या चीज है, वाई क्यों है, वेयर कहाँ से आया है, विच इसमें से क्या चीज है, ठीक है, व्हेन कब आया। ये सारे आपने सवाल पूछने होते हैं। ये जो सवाल है ना आपने जब ये पूछ लिया ना तो आपने इनको प्रूव करना होता है ईडीए करके। मैंने इसलिए उस दिन बताया था कि ईडीए बहुत एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर ना स्टेप होता है। ईडीए मतलब कि आपने उसकी असलियत बतानी है कि ये जो सवाल हमने पूछे हैं डाटा वाकई में ऐसी है या नहीं है, कि लाइक ये रॉन्ग है। लाइक जैसे मैंने गूगल डाटा सेट से डाटा उठा लिया ना, वहां पर मुझे लिखा होगा कि ये डाटा इस बार उठाया गया और इसकी वजह ये थी, इसमें से ये चीजें हैं। अब जब मैं ईडीए करूंगा तो इसकी इसलिए पता चल जाएगी कि जो उसके क्या नाम है जिन वो बेसिस पे डाटा उठाया गया था वो असल में पूरे हुए भी हैं उस डाटा सेट के अंदर या नहीं हुए। तो ठीक है, वो हम ईडीए करके करते हैं, एक्सप्लोर करके करते हैं डाटा सेट को। तो ईडीए इसलिए जरूरी है। अब हम ना बारी बारी इन सवालों को देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है, लाइक इनका बेसिक सा मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल ना वेन, सबसे पहले हम वेन से स्टार्ट कर लेते हैं कि कब, कि ये चीज लाइक ये डाटा मैंने उठाया तो कब उठाया गया। और मैंने कोविड 19 का डाटा उठाया, ठीक है, मैंने कोविड 19 का डाटा सेट उठाया। तो मैंने ये कब लाइक मैं जाके पढ़ूंगा ना जहां से भी मैंने डाटा उठाना है कि उन्होंने ये डाटा कब उठाया, ये चीज मैं पढ़ूंगा। तो उन्होंने क्यों कब कलेक्ट किया ये। फॉर एग्जाम्पल 2019 का डाटा था, ठीक है, 2019 से 20 तक का डाटा था। लेकिन ये तो मैंने उन्होंने मुझे लिख के दिया होगा कि मैंने पढ़ा, लेकिन जब मैं ईडीए करूंगा तो मुझे इससे पता चल जाएगा कि वाकई 2019 का 20 का डाटा या सिर्फ लिखा ही हुआ है कि लाइक उसमें कुछ और डाटा सेट भी है, लाइक किसका भी इंक्लूडेड है, या सिर्फ 2019 से 20 तक का है। ये चीजें आपने एक्सप्लोर करनी होती है कि ये डाटा कब उठाया गया। सबसे पहले सवाल तो आपने ये पूछना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट, मतलब कि ये चीज डाटा सेट है क्या, लाइक डाटा सेट में क्या क्या चीजें हैं, कि इसमें क्या है। लाइक इसमें हम उसको चेक करने के प्रोसीजर होते हैं कि इसमें लाइक रोज कितनी है, कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, इंटीजर कितने हैं, फ्लोट्स कितने हैं, ठीक है। जब आपको पता होगा डेट किसी, यार फॉर एग्जांपल हम सवाल हो ना कि आपको किसी बंदे का पता होगा तो भी आज जाकर उससे हम खातिब हो गए ना, यार हाँ तुमने याद है कि हम वहां पर गए थे, या तुम्हें पता है हमने उस प्रोजेक्ट पे काम किया था, तो भी आप मुखातिब होते हैं ना उस बंदे से जाके, एम तो नहीं हो जाते। वो आपने पहले उसको उसके बारे में कुछ बंदे के बारे में पता होगा तो आप जाके उसे पूछोगे ना कि लाइक मैंने ये सवाल पूछने हैं। अब मुखातिब होने के लिए आपको सवाल पूछने ही पड़ते हैं, ठीक है, कि वर्ट की क्या चीज है, ठीक है। तो वो सारे जो कंसेप्ट है ना वो हम वर्ट के अंदर पूछते हैं कि लाइक वर्ट है ना, वर्ट का मतलब है कि इसमें डाटा सेट के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है, वो क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। अब एक टर्म होती है वेयर, कि लाइक ये डेटा कहाँ से आया, ठीक है, कहाँ से आया। फॉर एग्जाम्पल मैंने नेपाल का कोविड 19 का डेटा उठा लिया है, ठीक है।
लेकिन ना मैंने उसमें से कंक्लूड कर दिया कि जो ना सबसे ज्यादा केसेस नेपाल के अंदर, लाहौर के अंदर है। अब ये तो बड़ी बेतुकी सी बात बनती है कि लाहौर के अंदर कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक शहर का वेरिएबल था LHR। LHR का तो कुछ भी मतलब हो सकता है। लाइक LHR भोपाल के अंदर भी कोई जगह हो सकती है, कुछ भी मतलब हो सकता है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि लाहौर है, मैंने सीधे सीधे लाहौर लिख दिया। सही है, क्योंकि मैंने लाहौर के अंदर, वो तो फिर बेवकूफाना सी बात होती है ना कि ये तो चीज गलत है। तो उसको हम जब अपना ईडीए करते हैं ना, तो हमें ये सारी चीजें नोट करनी होती है कि लाइक कहाँ से डाटा आया, ये कहाँ का है डाटा, लाइक इसमें मैंने कहाँ का डाटा उठाना है। कोविड का डाटा था ना, तो उसमें मैंने हाईएस्ट सिटी केसेस फाइंड करने थे कि इस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा किसी किस शहर में। मैंने नेपाल का डाटा लिया, लेकिन मेरा रिजल्ट लाहौर आ रहा था। वो मैंने किस बेस पे कंक्लूड किया कि लाहौर की बेस पे, लेकिन लाहौर तो लाइक LHR तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने कंक्लूड कर दिया लाहौर। लाहौर तो नेपाल में है ही नहीं, कंक्लूजन ही गलत है। ठीक है, उस लाहौर का असल टर्म है LHE, नॉट LHR, इसकी शॉर्ट फॉर्म LHE है, ठीक है। तो वो हमने एक गलत सिनेरियो पैदा कर लिया कि ये डाटा क्या है, कि ये लाहौर का डाटा, लाइक मैंने लाहौर में कंक्लूड कर लिया, लेकिन ये गलत चीज है। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि डाटा सेट आया कहाँ से है, ताकि हम उसका कंक्लूजन सही से निकाल सके। लाइक मैंने केसेस पाकिस्तान के फाइंड करने, डाटा सेट मैंने नेपाल का उठाया हुआ है। केसेस मैंने यूके के फाइंड करने, डाटा सेट मेरे पास USA का है। सही है, तो वो एक गलत गलत परस्पेक्टिव है, इसलिए ये सवाल पूछने बड़े जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था वाई, ये डाटा उठाया क्यों गया। अब जब भी कोई कंपनी डाटा सेट जब कलेक्ट करती है ना, जब भी कोई बंदा प्रोजेक्ट पे डाटा सेट कलेक्ट करता है, उसके लिए फंडिंग वगैरह उठाता है, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। लाइक वो डाटा सेट उठा के करना, उसका फायदा क्या होगा, वो करना क्या चाहता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव कुछ डिफाइन करता है किसी बंदे के सामने, यार मुझे फंड करो, मैंने ये डाटा सेट उठाना। लाइक वो गवर्नमेंट के पास भी जाएगा, उसको उनको बताएगा कि यार इस डाटा सेट में उठाना चाहता हूँ, मुझे इतने पैसे दो, तो मुझे इतनी फंडिंग की जरूरत है। तो वो लेकिन गवर्नमेंट से ये भी तो पूछेगी ना भाई, क्यों, लाइक क्यों उठाना चाहता है तू डाटा सेट, इसका तुझे फायदा क्या है, क्या लाइक इसका हमें फायदा क्या है, तुझे फायदा क्या है, इससे क्या होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जाता है, मैं कहता है मैं कोविड-19 का डाटा सेट कलेक्ट करना है, ताकि हम उसकी बेस पे ना कुछ चीजें कर सकें। गवर्नमेंट पूछेगी उससे क्या होगा, ठीक है, उससे क्या होगा। तो वो कुछ ऑब्जेक्टिव आता है कि लाइक हम क्वारंटीन मेजर्स को बेहतर कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि लाइक कोविड कितना फैलेगा। सही है, प्राइस का मतलब ये समझ लो कि लाइक वो कह सकते हैं कि जिस शहर में अब कोविड के केसेस कम होंगे, जितनी उसकी जो इंतजामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कंट्रोल करेगी, उनको उतना ही रिवार्ड्स मिलेंगे, ठीक है, उतनी उनको फंडिंग मिलेगी, जो भी चीजें मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में वो कह सकते हैं कि हम डिफाइन कर सकते हैं मेल और फीमेल्स में कितने केसेस हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेंटल हेल्थ है कितनी इफेक्ट हुई, लाइक ना ये जो स्टडी हुई थी ना, तब उन्होंने ये चीज देखी थी, जो लोग मैरिड है ना, जो लोग मैरिड है वो डिप्रेशन में कम गए थे। वो तो चलो ठीक है, आपस में बातें कर ली उन्होंने, वो जो सब भी ना, वो मैरिड कपल तो कुछ भी कर सकते हैं आपस में, लेकिन जो सिंगल लोग थे ना, वो अपने कमरे में घुसे रहे। वो क्या नाम है, उनके पास कोई बात करने को कोई रियल बंदा नहीं मौजूद ना। फॉर एग्जाम्पल कल को इंटरनेट बंद हो जाए तो हमारी तो जिंदगी खत्म हो जाती है। तो वो बंदे ने, जो सिंगल लोग थे वो ज्यादा डिप्रेशन में गए थे, जो मैरिड नहीं थे, सही है, वो ज्यादा डिप्रेशन में गए थे। ये केस स्टडी थी, ठीक है। उसके बाद एक और केस स्टडी थी कि जो इंडिया और पाकिस्तान में ना कोविड के केसेस कम थे बाकी दुनिया के बानिस्बत। वो पता क्यों थे, वो किसी एक स्टडी ने कहा था कि ये लोग स्पाइसी फूड खाते हैं। तो वो स्पाइसी फूड क्यों खाते हैं कि खाते तो उनका ना मेटाबॉलिज्म तेज है, तो इस वजह से ना लाइक उनके अंदर ना वायरसेस का इफेक्ट बहुत कम है। तो ये भी एक वजह बताई गई। अब ना ये सारी चीजें एक हाइपोथेसिस होती हैं, लाइक जो कंपनी ने बताया था ना, जिस बेस पे डाटा कलेक्ट किया था, वो सारी हाइपोथेसिस हैं। अब उसको जो ईडीए के थ्रू हम टेस्ट करते हैं कि लाइक ये जो इसका ऑब्जेक्टिव्स थे, ये सारे फुलफिल हुए भी हैं कि नहीं, लाइक इस डाटा सेट के अंदर ये सारी चीजें फुलफिल हुई हैं कि नहीं, उसको हम ईडीए के थ्रू प्रूव करते हैं। उसको हम उस चीज को हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसको इस चीज को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये हाइपोथेसिस को हमने, कोई हाइपोथेसिस है उसको हमने टेस्ट किया कि ये चीज वाकई सही है या नहीं है, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, ये सारी चीजें हम स्टैट्स के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, स्टैट्स के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू करते हैं। अब अगली टर्म आती है हाउ। हाउ को हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं कि हाउ, हाउ का क्या फायदा है, हाउ कैसे हुआ। तो ठीक है, हाउ का मतलब होता है कि हमने चीजें कैसे करनी है, ये कैसे हुआ। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 का डाटा उठाना है ना, उसके काफी मेथड्स हो सकते हैं। लाइक हॉस्पिटल से जाकर मैं डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ, कोई ऐप बना लूँ, उस पर आगे यूजर बताएगा कि यार मुझे कोविड हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है, मैं ऐप के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ, फॉर्म्स के थ्रू कर सकता हूँ, गूगल फॉर्म बना के शेयर कर दूँ सर्वे के तौर पे, ला उसको फिल करो, इस चीज को कोविड हुआ है, घर में कितने लोग हैं, उनको कितने कोविड हुआ है, ये सारी चीजें ना, उसमें मेल कौन है, फीमेल कौन है, बच्चा कितने हैं, ये सब कितने हैं, मैं सारी चीजें ना फिल कर सकता हूँ उसके अंदर जाके। सही है, तो ये हाउ के थ्रू होगा। बाकी इंश्योरेंस कंपनी में जाकर कर सकता हूँ, डेथ सर्टिफिकेट, लाइक कितनी कोविड में डेथ हुई उसकी बेस पे डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ। ये सारा जो डाटा कलेक्शन होती है ना हाउ की बेस, लाइक हाउ, ये सवाल मैंने पूछा कि ये कैसे हुआ है, पॉसिबल कैसे हुई वो चीज। ये पांच छह जो हाउ वाले सवाल है ना, ये मतलब WH क्वेश्चन, ये पूछने बड़े जरूरी हैं, ये बड़े मस्ट है। सबसे पहला काम ही आपका ये है कि आपने सबसे पहले हाउ वाले सवाल पूछने हैं, कि WH क्वेश्चन पूछने हैं कि लाइक ये चीज कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, ठीक है। नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी, और आपका, आपको ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता। आपने पहले हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे तो उस पर कोई काम करोगे ना,
ईडीए का मतलब यही होता है कि आपने ईडीए एक्सप्लोर करने का मतलब ये है कि आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होती है इस पे। उसके बाद आया था विच, लाइक डेटा सेट के अंदर मैंने पूछना है कि लाइक किन किन लोगों का आपने डाटा उठाया। फॉर एग्जाम्पल जब क्या नाम है कोविड 19 की वैक्सीन लगी थी ना, तो स्टार्टिंग में क्या नाम है एक से जो 5 साल के बच्चे थे ना, उनको नहीं लगाई गई, कि वो इंक्लूडेड नहीं थे वैक्सीन में। तो मैं उनको डाटा सेट को, मुझे पता चल गया कि ये इंक्लूडेड नहीं थे, मैं ईडीए करके देख सकता हूँ कि वाकई इंक्लूडेड नहीं थे, शायद लगी हो, किसी बंदे को लगी हो। ये सारी चीजें हैं। या अडल्ट कितने थे इसके अंदर, ठीक है, मैंने सिर्फ उन्होंने सिर्फ अडल्ट का डाटा लिया, ये सब लिया, या किसी कंट्री का लिया, अभी स्टेट्स का लिया, लाइक ये सारी बीच क्वेश्चन होते हैं ना, किस कंट्री का लिया, नेपाल का लिया, पाकिस्तान का लिया, यूके का लिया, यूएसए का लिया, फिनलैंड का लिया, स्वीडन का लिया, जिस कंट्री का भी लिया, सही है, उसके किस स्टेट का लिया, ठीक है, ये सारी चीजें हम विच के अंदर पूछते हैं। तो ये सारे डब्ल्यू एच क्वेश्चन बड़े जरूरी हैं, ठीक है, क्योंकि इससे अपने डाटा को फील करते हो कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, आप इससे कोई हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। जब भी लाइक मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान में तो इतना रिवाज नहीं है, लाइक जब भी डाटा साइंस का पहला सवाल है ना, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट उठाना है डाटा साइंस का, किसी बंदे ने ना आपको अप्रोच किया, फॉर एग्जाम्पल फाइवर पे अप्रोच किया, उसको कहता है यार मेरे पास ये डाटा सेट पड़ा है, मुझे ना इसका ईडीए करवाना है, या मैं मुझे इस पे मशीन लर्निंग के लाइक मैंने इसको डाटा साइंस की टेक्निक यूज करना है, इसको प्रेडिक्शन बेस कोई एल्गोरिथम या कोई मॉडल तैयार करना है, मुझे ना बताओ मैं कैसे करूँ। तो ना उसके लिए हम एक चीज बनाते होते हैं फॉर्मूला, ये काफी जो रेयर डाटा साइंटिस्ट होते हैं ना वो बनाते होते हैं, जो लाइक अच्छे डाटा साइंटिस्ट। तो मैं आपको बता रहा हूँ जब आपने बनना है ना, तो आपने ये चीजें याद रखनी है। फॉर्मूला कह लो या डॉक्यूमेंट कह लो, ठीक है, कि आपने डॉक्यूमेंट बनाना है जिसके अंदर ना आपने उस डाटा सेट के रिलेटेड सारे सवाल पूछने हैं। वट विच हु व्हेन, ये लिख के भेज देना कि भाई वट विच हु बताओ, कि ये सारा उसको लिख के भेज दो, मुझे बता दो, ऐसा नहीं करना। आपने एक फॉर्मूला बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, जिसमें प्रॉपर सवाल होंगे, ठीक है, कि लाइक ये डाटा आपने क्यों उठाया था, फिर उसको एक्सप्लेन करो एग्जांपल्स के थ्रू कि ये लाइक इस चीज का डाटा आप क्या समझते हो कि ये आपने क्यों उठाया था, इसके इसकी क्या रीजन थी, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ से आपने उठाया, कि विच स्टडी, लाइक बताओ ना कौन स्टेट से उठाया, इतनी स्टडी से उठाया, ये सारी चीजें आप उससे पूछो। पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाओ, उसमें सारे क्वेश्चन को लिस्ट करो, उसके आंसर की स्पेसिस छोड़ो, उसके अंदर एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करो कि यार उस बंदे को नहीं पता, अगर उसको पता होता ना, जिसने आपको डेटा सेट दिया है, तो वो खुद ही कर लेता, सही है। उसको इन चीजों का नहीं पता, तो आपने उनसे एक्सप्लेन करके पूछना है। फॉर एग्जाम्पल कोई बायोलॉजी वाला आपको बंदा आया था, आपने उसको बायोलॉजी के एग्जाम्पल देंगे, उसमें कोई बायोलॉजी का जीन्स का डाटा सेट है ना, तो उसमें कोई डीएनए, आपके ऊपर डीएनए के ऊपर न्यूक्लिक एसिड यूज करवाने, जो भी चीजें करनी है उसने ना, ऐसी कुछ चीजें उसने करवानी है। तो वो आप उससे पूछे यार जीन जीनोम्स और जीन्स वगैरह के रिलेटेड ना आपने ये क्यों उठाया, आपकी क्या स्पेसिफिक रीजन थी कि आपने इसी तरह का डाटा सेट उठाया। ये सवाल आप किसी इंजीनियर से नहीं पूछ सकते। जो इंजीनियर आएगा आपको उसको मसाले में इंजीनियरिंग के थ्रू देनी है कि लाइक, सो फिर सिविल इंजीनियरिंग का आ गया था, उससे पूछा यार स्ट्रक्चर में ये चीजें यूज हुई थी, तो आपने ये क्यों यूज की, ठीक है, तो ये आपने कहाँ कहाँ का डाटा सेट उठाया, कि लाइक वहां पर जमीन कैसी है, ये सब कैसा है। ये सारी चीजें ना आपको पूछनी पड़ती हैं, आपको फील करना पड़ता है डाटा सेट को। सबसे पहला यार सीधी सी बात है कि जो बंदे डाटा सेट देख के घबरा जाते हैं ना, वो कभी भी डाटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते। अगर आपने डाटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको डाटा को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए इस चीज पे काम मेहनत करवा रहा हूँ आप लोगों को, कि आपको पता हो कि पहले आपको कंसेप्ट क्लियर समझना, हम डायरेक्ट घुस नहीं रहे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हम पहले ये चीजें सारी समझ रहे हैं कि चीजें अक्सर में है क्या। जब हम ये चीजें समझ आएंगी ना, फिर ही हम आगे चलेंगे, फिर ही हमें आगे वो सारी चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये डाटा सेट के ऊपर फील करना बहुत जरूरी है। वो पाकिस्तान में कोई बंदा होगा ना, पाकिस्तान को पाकिस्तानी क्लाइंट आता है, वो कहेगा यार मैं तेरे से काम करवाना है, तू मेरे से काम करवा, बाहर वाले लोग ये चीज समझते हैं, क्योंकि उनको लगेगा यार बंदा बड़ा एक्सपीरियंस्ड है, इसको ना काफी एक्सपीरियंस बंदा है, इसको समझ आया कि इसने काम कैसे करना है, वो इसलिए मेरे से सवाल पूछ रहे हैं ये सारे। वो मैं वो चीज बताई कि अपवर्क पे ना हम ऐसे करते थे, मोस्टली जो प्रपोजल्स भेजते हैं ना, तो हम उनका जो प्रोजेक्ट होता है, हम ये नहीं डायरेक्ट पूछ देते हैं मैंने ये काम किया हुआ मुझे आता है। हम उसके अंदर से उनकी गलतियां ढूंढते हैं। जब उसको उनकी गलतियां एक्सप्लेन करोगे ना, यार मुझे लग रहा है कि अंदर नहीं खराबी है इस प्रोजेक्ट के अंदर, मैं ना इसको डिफरेंट अप्रोच से ना कर सकता हूँ, तो ये आपको फायदा देगा। उस बंदे को लगेगा यार बंदा ना सियाना है, इसको आता है काम ना, इसने समझा है मेरे प्रोजेक्ट को, सिर्फ एम ही नहीं प्रपोजल भेज दिया। तो ये सारी चीजें ना बड़ी मैटर करती हैं, ये टेक्निक्स बड़ी मैटर करती हैं इन चीजों में। तो ये सारी चीज थी। हम अब स्टैट्स की तरफ मूव करते हैं, कि लाइक स्टैट मैंने जैसे पहले मैं आपको बार बार एग्जांपल डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्टैट्स होती क्या है, ठीक है। तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि वही है कि आप किसी नाम पे डाटा सेट पे स्टैट अप्लाई करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो कि वो उसके अंदर से इन्फॉर्मेशन निकाल उसके लिए डिसीजन मेकिंग करते हो, ठीक है। ये सारी स्टैट्स हैं। जो कंपनीज है ना, कि लाइक सिर्फ स्टैट जो है वो आपके डाटा सेट कलेक्शन के बाद नहीं प्रोसीजर अप्लाई होते, जब आपने कलेक्शन करनी भी है ना, जब आपने कलेक्शन डाटा सेट कलेक्ट भी करना है, लाइक अगर आप अपना डेटा सेट कलेक्ट करें तो उस पर भी स्टैट्स के मेथड यूज होते हैं, ठीक है। वो मेथड हर जगह यूज होंगे, कलेक्शन से पहले भी, कलेक्शन के बाद भी।
कलेक्शन के बाद जब आप वीडियो करोगे, मशीन लर्निंग यूज करोगे, वो सारी वो चीजें तब आएंगी। तो कलेक्शन से पहले जो होगा वो सारी टर्म्स होंगी, जब आपने कलेक्ट करना है वो सब करना है। लाइक जब आपने कोई फैक्ट्स कलेक्ट करने हैं, तो फैक्ट कलेक्ट करने के भी कुछ टेक्निक्स होती है कि आपने उसको किस स्टैट्स के मेथड के ऊपर फैक्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। सैंपल्स, सैंपल्स हम जब हम आज सैंपलिंग भी देखेंगे, सैंपल जब हमने कलेक्ट करना है, इसका भी एक मेथड होता है, आपने सैंपल्स को कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है। लाइक 23 करोड़ की आबादी है, इसमें जब 1000 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो वो कैसे करना है, उसके कुछ मेथड होते हैं, सर्विस को कैसे करना है। लाइक जो स्टैट्स है ना, वो होता है कि क्या नाम है, वो हर जगह अप्लाई होगी। लाइक वो कलेक्शन से पहले भी अप्लाई होगी, कलेक्शन के बाद भी होगी, सही है। उसका एक मैं उसकी ना कुछ स्टेप्स होते हैं। लाइक सबसे पहले तो होता है जब गेट डाटा करते हैं, तो उसके अंदर भी स्टैट यूज होती है। जब स्टोर करते हैं तब भी स्टैट यूज होती है। जब एनालाइज करते हैं तब भी होती है यूज। जब कंक्लूड करते हैं तब भी यूज होती है। जब रिपोर्ट बनाते हैं ना, हमने एक रिपोर्ट बनानी है कि लाइक ये मैंने मेथड यूज किया, तो इसको मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। लाइक ना, जो मैंने रिपोर्ट तैयार करके देनी है, रिपोर्टिंग मतलब होती है विजुलाइज करना डाटा को, ठीक है, सीधी सी बात होती है। जो विजुलाइज करना, जो डैशबोर्ड बनाना होता है ना, मेन चीज हमारी हमेशा सब कुछ करके विजुलाइजेशन ही होती है कि लाइक आपने क्या कर देता है, विजुलाइज करना होता है डाटा सेट को। वो बड़ा जरूरी है कि आपने पहले एक्सप्लोर कर लिया, एनालाइज कर लिया, कंक्लूड कर लिया, इसके बाद रिपोर्ट करके विजुलाइजेशन। विजुअलाइजेशन भी सेट्स की पार्ट है, ठीक है। हिस्टोग्राम्स हो गए, ऐसे ना काफी ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, ठीक है। हिस्टोग्राम सबसे बड़ी मिसाल है, आप लोगों ने मोस्टली पता ही होगा यार, जिसको बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है। वो क्या नाम है कि वो जो है ना, वो सारा विजुअलाइजेशन भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, ठीक है। उसी की बेस पे जो कंपनी होती है वो क्या करती है कि या तो वो हम कहीं किसी कंपनी को दे देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी हमने कंपनी को दे दिया, वो उस पर डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, ठीक है, विजुअलाइजेशन की बेस पे। लाइक हमारी कंपनी की ग्रोथ, फॉर एग्जांपल कंपनी है, वो देखना चाहती है कि यार हमारी सेल्स कितनी आगे जाएगी, ठीक है। तो वो उस बेस पे डिसाइड कर सकती है कि उनकी सेल्स आगे कितनी कितनी आगे जाएगी, ठीक है। कि लाइक वो कंपनी कितने 5 सालों में कितना ग्रोथ करेगी, मैंने उनको विजुअलाइज करके ग्राफ बना के दे दिया कि आपकी कंपनी की ग्रोथ रेट ये होगा, ठीक है। या तो हम कंपनी को किसी दे सकते हैं, कंपनी डिसीजन कर सकती है, या हम पेपर की फॉर्म में पब्लिश कर सकते हैं। जो रिसर्च पेपर होते हैं ना, वो सारी किस्म की फॉर्म में पब्लिश कर सकते हैं कि मैंने कोविड-19 का डाटा सेट उठाया था, तो मैंने अंदर से एक कंक्लूजन निकाली कि कोविड ना आने वाले 5 सालों में दोबारा फैलेगा या ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, पॉलिसी मेकिंग में यूज होती है। जब मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी मेकिंग वगैरह में ना इसको बड़ा यूज करती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, ये सारे यूज होते हैं, किसी ना किसी जगह ये यूज हो रहे हैं और ये होते हैं, ठीक है। तो स्टैट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। हम आज इसी को लेके चलेंगे आगे कि क्या नाम है, जैसे मैंने पहले डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की कि जो स्टैट्स होती है वो डाटा के ऊपर स्टैटिस्टिक्स के मेथड को अप्लाई करके जो इन्फॉर्मेशन निकाली होती है वो स्टैट होती है। एक ये डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन दूसरी है कि मेथड ऑफ कलेक्टिंग, एक्सप्लोरिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और प्रेजेंटिंग और रिपोर्टिंग डाटा सेट ना। तो ये सारी चीजें होती हैं कि उसको हम कहते हैं स्टैट्स, ठीक है। जो आपका डाटा होता है ना, वो होता है गंदा, या उसको समझ लो अंधा। अंधा गंदा एक ही बात होगी, ठीक है। वो क्या नाम है, अगर आप उसको कलेक्शन से पहले भी क्या नाम है ये सारी चीजें नहीं देखोगे ना, कि यार एक बंदा है वो कहता है एम ही जाके ना 10 बंदों से कोई भी डाटा सेट उठा लेता है। अब वो क्या नाम है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि यूएसए के लोग हैं, वो बिरयानी नहीं खाते, ठीक है। वो जाके उनसे पूछ रहा है कि यार बिरयानी का टेस्ट कैसा है। नहीं, वो नहीं खाते, उनको नहीं पता वो क्या होती है। बिरयानी नहीं खाते, लाइक वो खाते हैं लेकिन ये है कि उनके अंदर कल्चर में नहीं है ना, उनकी डिश नहीं है वो। उनसे भी जाके पूछा गया तुम्हें बिरयानी की बताओ कौन कौन से मसाले डलते हैं, क्या टेस्ट होता है, वो सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है। वो ना एम ही डाटा कलेक्ट कर लेता है। ये सारी चीजें ना, इससे पहले भी हमने एक स्ट्रेटेजी को अप्रोच अपनानी होती है कि हमें डाटा सेट कहाँ से कलेक्ट करना है, कैसे करना है और कितना करना है। ये सारी चीजें ना स्टैट्स के अंदर आती हैं। तो डाटा हमेशा आपने कभी गंदा या अंधा नहीं ले लेना उठा के कहीं से भी, आपने अच्छा डाटा सेट उठाना है। उसके लिए भी आपको अप्रोचेज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं, ठीक है। ये सारी अपनी चीजें नोट करनी है और याद रखनी है। आगे हम देखते हैं। अगली चीज आ जाती है स्टैट्स की ना, 3 फेजेस होती हैं किसी भी चीज पे ना, क्या नाम है, स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करने की ना 3 फेजेस होती हैं। सबसे पहली होती है डिजाइनिंग और प्लानिंग फेज। ये काफी इंपॉर्टेंट फेज होती है, क्योंकि आप किसी चीज को प्लान करोगे, उसका कोई स्ट्रक्चर बनाओगे, उसके चार्ट बनाओगे, तो ही आप किसी चीज को आगे जाके एग्जीक्यूट करोगे ना। तो प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट फेज है स्टैट्स के अंदर, ठीक है। जितना आपने अच्छी प्लानिंग की होगी ना, उतना आपका काम अच्छा होगा। उसके बाद आती है डिस्क्रिप्टिव फेज और इन्फ्रेंशियल फेज। ये डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैट्स कहते हैं इनको ना। ये आगे हम डिटेल में देखेंगे, आज तो नहीं बता रहे, मैं बता देता हूँ कि लाइक डिस्क्रिप्टिव समझ लो, डिस्क्रिप्शन करना, उसको एक्सप्लेन करना। इन्फ्रेंशियल होती है वो, आगे हम सारी सारी चीजें देखेंगे, से आप अपने तौर पे भी इसको पढ़ सकते हो। आज हम रहेंगे सिर्फ डिजाइनिंग और प्लानिंग फेज पर, ठीक है। हम इस पहली फेज पे रहेंगे, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। वो आ जाती है कि डिजाइनिंग और प्लानिंग फेज होती क्या है, ठीक है। डिजाइनिंग और प्लानिंग फेज असल में है क्या। यार सारी सी बात है कि जब आपने कोई चीज करनी है तो आपको उस पर पहले काम करना पड़ेगा, उसका प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप प्लान बनाते हो ना, फिर प्लान बनाने के बाद उसको आप एग्जीक्यूट करते हो,
ठीक है। अब जो मैंने डाटा सेट कलेक्ट करना है, मुझे चाहिए हाइट्स, पाकिस्तान की हर बंदे की हाइट्स चाहिए, ठीक है। मैंने पाकिस्तान की एवरेज हाइट कैलकुलेट करनी है, तो मैं पहले हाइट्स का डाटा सेट कलेक्ट करना चलूंगा। मैं पहले प्लान करूंगा मैंने कहाँ कहाँ से डाटा सेट कलेक्ट करना है, कैसे करना है, उसका पहले मैं काम करूंगा उस पर, फिर मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा उस प्रोसेस को, फिर मैं उसको कलेक्ट करूंगा डाटा अपना। फिर मैं ये 3 प्रोसेस होते हैं मैंने, ठीक है, कि काम मतलब कि वर्क, एग्जीक्यूट एंड कलेक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें अपनी कर रही हैं पहले। फिर ना दो टर्म्स होती हैं, एक होती है सेंसिस, या तो इधर सेंसिस कर सकते हो या इधर सर्वे कर सकते हो। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, तब तक सोचो कि इनमें फर्क क्या आता है। आप लोगों ने पहले ही काफी कॉन्सेप्ट हजम करने में ना थोड़ी सी मुश्किल होगी, तब पहले सोचो, एक सेकंड दे रहा हूँ। बेसिक लाइव लेक्चर नहीं है, लेकिन पहले सोचो कि ये चीज होती क्या है। अच्छा चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सर्वे होता है ना, सर्वे में लिखा भी हुआ है वैसे, सर्वे हमेशा हम किसी सैंपल का लेते हैं। सेंसस जो होता है ना, वो होती है पॉपुलेशन का। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने हाइट फाइंड करनी है, तो अगर मैं पूरी 23 करोड़ आबादी की पाकिस्तान की हाइट ले रहा हूँ ना, उनका डाटा सेट डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, वो है पॉपुलेशन। वो पूरी एक आबादी है, सही है, वो पूरा एक सर्कल है, ठीक है। इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करता हूँ, तो वो है पॉपुलेशन। जो सर्वे होता है वो किसी सैंपल का होता है, लाइक लाहौर का डाटा सेट जब लिया ना पूरा, सिर्फ सिर्फ लाहौर का लिया, वो क्या है, वो एक सैंपल है। लाइक 23 करोड़ आबादी में फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़, 1 करोड़ या 2 करोड़ लोग लाहौर में रहते हैं ना, तो वो मैंने लाहौर का सिर्फ लिया है, वो एक सैंपल है, ठीक है। आपको बेसिक सिर्फ मैं बता रहा हूँ, मैं इसको आगे एक्सप्लेन भी करता हूँ। समझ लो एक सर्कल है, ठीक है, पूरा एक सर्कल है। ये जो सर्कल है ना, ये पूरी एक पॉपुलेशन है, ठीक है। इसको जैसे मैंने ये लिखा भी हुआ है, ये पूरी एक पॉपुलेशन है। उसके अंदर एक छोटा सा जो एरिया ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं यहाँ जो मैंने इतना ऐसा एरिया लिया हुआ है, ठीक है। ये मैं जो मैं इस एरिया को उठा इसका सिर्फ डाटा लूंगा ना, पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ इतने से एरिया का डाटा लूंगा, उसको हम कहेंगे सैंपल, ठीक है। इसको हम कहते हैं सैंपल। मतलब 23 करोड़ आबादी है ना, क्या नाम है, 230 मिलियन पीपल है, मैं इनका सबका जब डाटा सेट डाटा कलेक्ट करूंगा ना, तो वो होगा पॉपुलेशन का मैंने डाटा सेट उठाया। उसके अलावा बनस्पत उसके मैं 30 में लाऊंगा डाटा सेट कलेक्ट कर रहा हूँ, वो है सैंपल। 30 23 करोड़ जाहिर सी बात है, 30 छोटा है, 30 छोटा है। सैंपल का जो हम हमेशा होगा ना, वो छोटा होगा पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन जो है ना, वो सैंपल हमेशा छोटा होता है पॉपुलेशन से। ये चीज याद रखनी है कि सैंपल इज ऑलवेज लेस देन पॉपुलेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्या ऐसे भी कह सकता कि सैंपल जो है वो ज्यादा होता है पॉपुलेशन से। और अगर आप लोग सुन ही रहे होते तो आप लोगों ने मान जाना था, मैंने ऐसे कहा नहीं। तो मेरा लेक्चर को गौर से सुना करो, ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी बड़ी जरूरी है। अब ऐसी बात है कि हम सैंपल ही क्यों लेते हैं यार, जाहिर सी बात है कि इस पे खर्चा कम आता है। जैसे समझ लो कि 23 करोड़ के पास जा जाके उनकी हाइट पूछना, उस पर ज्यादा ही खर्चा आएगा ना, 30 लोगों की हाइट पूछना जाके, उस पर कम खर्च आएगा। तो ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है, जिससे करके ना हम इसलिए सैम्पलिंग ज्यादा करते हैं। सैम्पलिंग, आगे हम आज सैम्पलिंग को देखने लगे हैं ज्यादातर। तो सैम्पलिंग हम इसी को कहते हैं, ठीक है, कि सैम्पलिंग इजी वे है कि उस पर खर्चा कम आता है, और प्रडिक्शन आप उसके करीब से करीब तक जाके पहुंच सकते हो, सही है। आगे हम इसको और भी डिटेल में देख लेते हैं। हम शुरू कर लेते हैं कि लाइक ना, मेरे पास ये पॉपुलेशन है, ठीक है। ये मेरे पास पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है, इसमें मैंने पॉपुलेशन है, इसमें छोटे छोटे सैंपल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये छोटे छोटे लोग मैंने बनाए हुए हैं, ये अलग अलग, मतलब समझ लो अलग अलग शहर हैं, ठीक है। ये लाहौर है, ये फैसलाबाद है, कराची है, ऐसे करके अलग अलग शहर हैं, ठीक है। उसके अंदर से ना मैंने ना रैंडमली ऐसे कुछ सैंपल उठा लिए, कुछ शहरों का डाटा सेट उठा लिया, तो वो क्या होगा, वो होगा सैंपल, ठीक है। वो सैंपल होगा, मैंने इसको उठाया रैंडमली है। जो मैंने ये स्पेसिफिकली कोई डिसाइड नहीं उठाया कि मुझे लाहौर फैसलाबाद कराची का डाटा सेट चाहिए, मैंने वो नहीं उठाया। मैंने कोई भी शहर का उठा लिया, बस देखे बगैर ना उसको उठा लिया बस। वो कुछ स्पेसिफिकली नहीं है, उसको हम कहते हैं रैंडमाइज्ड सैम्पलिंग। जैसे रैंडम के वर्ड से रैंडमाइज्ड सैम्पलिंग। आप चीजें याद रखनी, जब हम रैंडमली कुछ चीज उठाते हैं ना, रैंडमली सैंपल उठाते हैं, उसको कहते हैं रैंडमाइज्ड सैम्पलिंग, सही है। हम सैम्पलिंग करते ही क्यों है, हम सैम्पलिंग के बेस पे ना एक राय देते हैं कि लाइक ना मैंने इतना इतना मतलब 2,000 लोगों का डाटा उठाया था, मैं इसकी बेस पे ना एक राय दे रहा हूँ कि एवरेज जो हाइट है ना वो 6 फुट होगी, ठीक है। मैं होती नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूँ कि एवरेज जो हाइट है वो 6 फीट होगी, सही है। 6 फीट होगी, मैंने एक राय दे दी। इसका ये फायदा ये कि हमें कम पैसे लग के हम जो हमने जो टोटल पॉपुलेशन की बेस पे जो राय देनी थी ना, उसकी वो हमने एक सिर्फ छोटे से डाटा सेट की बेस पे दे दी।
वो एक तो कोएफिशिएंट होगा, सबसे फायदा सैम्पलिंग में रहता है, कोएफिशिएंट बहुत होती है, लाइक आपका काम भी जल्दी हो जाता है और आपका काम आसानी से भी रहता है, कम खर्चे में भी हो जाता है, सही है। अब हम इसको समझते हैं कि ये चीज हुई कैसे। समझो लाइक ना 23 करोड़ लोगों की मैंने हाइट ली, ठीक, मैंने 23 करोड़ लोगों की क्या ली, हाइट ली। उनकी जो एवरेज हाइट आई ना वो आई थी 5 फुट और 6 इंच, ठीक है, 5 फीट 6 इंच उनकी हाइट आई, सही है, एवरेज हाइट आई। वो बानिस्बत मैंने उन्हीं 500 लोगों की हाइट ली, सिर्फ 500 लोगों की, सैंपलिंग के थ्रू ना, मैंने सैंपल उठाया 23 करोड़ में से 500 लोगों का। फिर मैं किया कि उनकी एवरेज फाइंड की, ठीक है, उनका एवरेज हाइट क्या बनती है, वो बनती है 5 फुट 3 इंच, सही है, 5 फुट 3 इंच। उसके नीचे मैंने लिख दिया +- 3 इंच, ठीक है। इसका इसको हम कहते हैं वेरिएशन, वेरिएंस या वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन मतलब होती है कि इसमें ना जो मैंने जो एवरेज फाइंड की ना, इसमें कोई चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि ये मैंने मुझे जाना कि हम राय देते हैं, हम कोई एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ राय दे रहे हैं अपनी कि जो चीज है ना ये हो सकती है इतनी ना, कितनी चीज इतनी चीज के करीब हो सकती है। तो मैंने क्या किया कि 5 फुट 3 इंच फाइंड की, उसका उसका वेरियंस बता दिया कि प्लस माइनस इतना हो सकता है, लाइक अगर मैं उसमें प्लस कर दूं 3 इंच तो 5 फुट 6 इंच बन गया ना, या तो कम हो सकती है 3 इंच। फॉर एग्जाम्पल 5 फुट क्या नाम, ये सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं इस चीज को फाइंड करने में, वो भी हम चीजें आगे देखेंगे, मैं वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो वेरिएशन होती है ना वो बताती है कि इसके अंदर वेरिएशन आ सकती है, लाइक ये चीज बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, इसमें कमी पेशी हो सकती है, कमी पेशी समझ लो, हाँ कमी पेशी ना, लाइक चीजों में इस चीज में कमी पेशी हो सकती है। तो सैम्पलिंग हम इसलिए करते हैं, ठीक है, कि ये लाइक ना मैंने देखो ना 23 करोड़ के बंदे को पहले डेटा सेट उठाता, फिर उस पर कुछ अप्लाई करता, उसकी एवरेज निकालता, वो बहुत लंबा काम था और बहुत टाइम टेकिंग काम था। तो मैंने 5 की निकाली, इसका मैंने पहले एवरेज फाइंड कर ली, फिर उसके अंदर वेरिएशन फाइंड कर ली, मैंने बता दी कि मेरी ये राय है कि एवरेज हाइट बाहर पाकिस्तानी की एवरेज हाइट इतनी हो सकती है, ठीक है, ये मेरी राय है। ये सारी सैम्पलिंग और पॉपुलेशन, आपको सैंपल और पॉपुलेशन आई होप समझ आ गया होगा। अब ना सैम्पलिंग में ना कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग डिफरेंट सैम्पलिंग के मेथड्स ना डिफरेंट होते हैं। उसमें दो मेजर टाइप्स होती हैं, वो होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। उसकी आगे डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है, उसको फाइंड करने की आगे क्या है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं दोनों किस्मों की, लाइक प्रोबेबिलिटी की ज्यादा है और नॉन प्रोबेबिलिटी की ज्यादा है। भैया उनको हम देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी में फॉर एग्जाम्पल ज्यादा है तो मेजर और भी हैं, मेजर जो है वो है सिंपल रैंडम, और कह सॉरी कह रही है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, जो मैंने पहले बताया, जो हमने अभी की थी ना थोड़ी देर पहले, वो जो रैंडमली डाटा सेट उठाया था, वो थी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद आ जाती है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये भी रैंडम ही होती है लेकिन स्ट्रेटिफाइड होती है, ठीक है, इसमें हम किसी रैंडम ही उठाते हैं लेकिन किसी स्ट्रेटेजी के थ्रू उठाते हैं। उसके बाद आ जाती है क्लस्टर सैम्पलिंग, फिर आ जाती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, एक और होती है, वो होती है क्या नाम है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, सही है। उसके अलावा अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं, उसमें आती है कोटा सैम्पलिंग। कोटा आप लोगों को पता ही था, किसी का स्पेसिफिक कोटा, लाइक ये 4 बंदे बलोचिस्तान से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, या लाइक पंजाब के इतने कोटा है, पंजाब में सिर्फ 30 सीटें हैं, ऐसे करके ना कोटा जिसको हम कहते हैं। एक होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये ना हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की हद तक देखेंगे, सही है। तो वो चीज हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग असल में होती क्या है, कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किस चीज को कहते हैं। मैं अब इसको शुरू करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग असल में है क्या, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम सबसे पहले टाइप शुरू करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, ठीक है। अरे फॉर एग्जाम्पल ये ना मैंने एक ग्राफ शेयर किया हुआ है, आप लोगों को ये समझो इसको, इसके अंदर ना फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चा खड़ा हुआ है, जो जितने भी हैं जिसको गिन लेना, मैं गिन तो नहीं रहा, चलो मैं वैसे बता रहा 100 बच्चा खड़ा हुआ है। अब मैं एवं ना कहता हूँ 5 बच्चे आगे आ जाओ, ये नहीं बताता कि लाइक रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल असेंबली चल रही है, रिजल्ट आ चुके हैं 90 पर, मैं ये नहीं कहा कि 90% से अबव वाले बच्चे आ जाओ आगे, मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो क्या नाम है कोई भी 5 बच्चे आगे आ जाओ। अब उनमें से कोई भी 5 बच्चे आगे आ सकते हैं, ठीक है, कोई पहली रो में से आ जाए, कोई दूसरी रो में से आ जाए, कोई एंड से आ जाए, कोई पीछे से आ जाए, कोई आगे से आ जाए, 5 बच्चे आगे, मेरे पास 5 बच्चों का एक सैंपल आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, रैंडम सैम्पलिंग। मैंने बड़े आसान लफ्जों में समझाया है कि क्या नाम है, कोई से 5 बंदों को कहोगे ना कि सामने आ जाओ, वो क्या करेंगे कि वो आ जाएंगे इजीली आपके सामने, ठीक है, वो आपके सामने ऐसे आ जाएंगे। आप ऐसे ऐसे करके एक सैंपल ले सकते हो, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग हम इस चीज को कहते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि आप बगैर क्या नाम है कुछ बताए, कुछ स्पेसिफाई किए ना, सिर्फ कहते हैं कि 5 बंदे आ गए, जो वो 5 बंदे आगे रहते हैं ना, तो वो रैंडम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने हाइट वाला ले रहे थे ना, तो हम किसी भी शहर की हाइट उठा लेते हैं, किसी भी शहर में लाइक फैसलाबाद और ना, मैं नहीं देता किसी शहर के बंदे, सिर्फ मैं 5 बंदों की हाइट उठा लेता हूँ, तो वो रैंडमली मैंने उठा लिया, उसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद आ जाती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये इसको समझना बड़ा जरूरी है, मैं इसको समझाता हूँ ये कैसे जरूरी कैसे होगा, इसको चीज को समझो।
ये जैसे ना मेरे पास ना ये कितनी गिन लो, 17 मछलियां हैं, ठीक है, 17 मछलियां हैं। अब इसमें से ना मैंने 6 मछलियों को, 6 सैंपल, लाइक सैंपल का जो साइज होगा ना वो 6 होगा, मैंने 6 सैंपल उठाने हैं, ठीक है, इसके अंदर से। अब चाहता हूँ तो मैं वैसे भी उठा, जैसे उठा लेता 6, लेकिन इसमें मसला ये है कि इसमें मछलियां अलग अलग किस्म की हैं, जैसे ये येलो फिश है, ग्रीन फिश है और पिंक फिश है, ठीक है। इसमें मसला ये है, मैंने क्या किया कि मैंने 3 वो उठा ली, 2 वो उठा ली, 1 वो उठा ली। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सी कितनी उठानी है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा, जैसे येलो वाली है ना, ये कितनी है, 3 4 7 8 है, ठीक है। और ग्रीन वाली कितनी है, 6 है। पिंक वाली 3 है। हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने इसमें से 3 उठानी है, इसमें से 2 उठानी है, इसमें से 1 उठाना है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? उसके लिए फॉर्मूला आता है, ठीक है, कि नंबर ऑफ ईच मेंबर फाइंड करने का एक फॉर्मूला आता है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, एक सेकंड रुकिएगा जरा। वो हम कैसे फाइंड करते हैं कि लाइक अगर आपने कोई भी चीज उठानी है ना, तो उसका एक फॉर्मूला था, नंबर फ्रॉम ईच ग्रुप ना। उसको हम कहते हैं स्ट्रेटा साइज ओवर टोटल पॉपुलेशन इनटू सैंपल साइज। सैंपल साइज तो पता चलता है कि आपने पहले सोच लेना है कि उन्हें कितने बंदे लेने हैं, लाइक मैंने 6 मछलियां लेनी है, वो तो मैंने सोच लिया हुआ है, ठीक है। स्टेटा स्टेटा साइज होता है स्टेटा साइज होता है कि लाइक उस किस्म के कितने बंदे मौजूद हैं उसके अंदर। लेकिन जैसे मैंने येलो मछली का फाइंड करना है, येलो मछली मैंने कितनी लेनी है अपने सैंपल के अंदर, तो मैंने येलो मछलियों का साइज फाइंड कर लेता हूँ। येलो फिश कितनी है, इसमें 8 है, तो मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया। उसके बाद टोटल पॉपुलेशन मुझे पता है कि टोटल 17 बंदे हैं, लेकिन इसमें ना सिर्फ 17 बंदे टोटल बैठे हुए हैं। तो मैंने 8 को 17 पे डिवाइड किया, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आएगा 2.82 समथिंग, है 2.85 समथिंग, नहीं बल्कि आएगा इसका 2.82 ही आएगा शायद ना। अब करके देख लेना, 2.82 है, मतलब इसके करीब करीब 3 के होते हैं, 2.5 से वो ऊपर चीज हो तो आप उससे अगला नंबर ले लेते हो ना, तो 3 है, तो मैंने मछलियां 3 उठा ली। सेम ऐसे ये इसके लिए आ जाएगा ग्रीन के लिए, ठीक है, ये 6 है, 6 को आप तरह से डिवाइड करो, उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, तो वो उसका 2 आ जाएगा, उसका फिर इस तरह इसका 1 आ जाएगा। ऐसे करके ना देखो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, स्ट्रेटेजी के थ्रू मैंने इसको अप्लाई किया, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। उठाया मैंने रैंडम नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि मैंने स्पेसिफाई किया कि मैंने येलो मछली नहीं लेनी है, मैंने उठाए कोई भी मछली है, लाइक ग्रीन उठा ली, येलो उठा ली, बहुत सारी उठा ली, उनको मैंने किया किसी स्ट्रेटेजी के थ्रू है, ठीक है। तो ये ज्यादा एक ना मतलब बेटर अप्रोच मानी जाती है, इसमें आपको रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट आते हैं। तो सबसे सिंपल से रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ज्यादा सिंपल है, आसान है। तो ये क्या नाम है, अब इसको हम कहते हैं स्टैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। इस फॉर्मूले का आप गूगल भी कर सकते हो, चैट जीपीटी पे भी जाके समझ सकते हो, और इसके डिफरेंट सोर्सेज आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे एक चीज है क्लस्टर सैम्पलिंग, इसको ना हम लोगों ने गौर से समझना है, क्लस्टर सैम्पलिंग होती क्या है। यार अंगूर पता है ना, अंगूरों का गुच्छा समझ लो, हमने ना अंगूरों का गुच्छा बनाना होता है। अब अंगूरों में मतलब अंगूरों का गुच्छा अंगूरों का ही बनेगा, ऐसे पता है उसमें केला लगा दूंगा तो वो अंगूरों का गुच्छा तो नहीं रहा ना। तो ऐसे ही होता है, फॉर एग्जाम्पल ये पूरी एक पॉपुलेशन है ना, ऐसे है, ये पूरी पॉपुलेशन है, सही है। उसमें से मैंने क्या किया कि मैंने वो बंदे ले लिए जो क्या नाम है, समझ लो कि मैंने ना सिर्फ एक कैटेगरी जिनकी ना लाइक आपस में नस्ल मिलती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने वो बंदे लेने हैं जो किसी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये तो 3 बहन भाई हैं, ठीक है, वो एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं 3 बहन भाई उठा के उनको एक अलग गुच्छा बना दिया, ठीक है, उनको एक क्लस्टर बना दिया मैंने। उसको हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। जैसे पूरी पॉपुलेशन है ना, उसमें से मैंने जो ब्लू वाले थे ना वो लैदा करके मैंने उसमें लिखा हुआ ना आल यूनिट्स इन क्लस्टर सैंपल। मतलब ये जो सेम कैटेगरी की चीजें होंगी ना, कैटेगरी समझ लो कि जो सेम कैटेगरी की चीजें होंगी ना, उसको मैंने सैंपल कर दिया, उसका मैंने एक क्लस्टर बना दिया, जैसे उसके ऐसे दायरा लगा दिया, तो वो एक क्लस्टर बन गया, ठीक है, वो गुच्छा बन गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने रेड वालों को कर दिया, ब्लू वालों को कर दिया। क्लस्टर सैम्पलिंग इजी वर्ड में मैं समझाऊं तो वही है कि एक आपने लाइक अंगूरों का ही गुच्छा बनेगा ना, केला तो नहीं आप लगा सकते, केलों का लहदा गुच्छा होता है, लाइक जो केलों की दर्जन नहीं मिलती वो पूरा ऊपर बनी होती है, ठीक है, गुच्छा टाइप होता है। तो उसका एक अलग क्लस्टर बनेगा, ग्रेप्स का लेवल बनेगा। तो ऐसी टर्म्स है कि लाइक इसको अपने अंगूरों से याद रखना है कि आप जब सेम कैटेगरी की कोई चीज उठाओगे ना, तो उसको हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग, के वो हम किसी क्लस्टर का डाटा सेट उठा रहे हैं, लाइक हम कोई ऐसे रैंडम में नहीं उठा रहे, हम कोई स्पेसिफिक लाइक कोई सेम जो मिलती जुलती चीजें हैं ना, हम उनका जो डाटा सेट उठाएंगे ना, जो उनका डाटा उठाएंगे, उसको हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग को ना तो अपने लोगों ने ना आपकी असाइनमेंट भी है क्लस्टर सैम्पलिंग और इन सब में ना डिफरेंसेस फाइंड करने, मैं आपको आगे ग्राफ से भी समझा देता हूँ, लेकिन आपको मैं वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये आते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसके वैसे वर्ड से जरूर है, आपने किसी सिस्टम के थ्रू ना सैम्पलिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 सैंपल उठाने हैं, 5 लोग उठाने हैं, ये मेरे पास 12 बच्चे हैं, ठीक है। अब मैंने 5 उठाने हैं, तो पहले मैं एक सिस्टम डिसाइड करूंगा कि मैंने इनमें से 5 उठाने कैसे हैं। मैं फिर सोचता हूँ कि मैंने हर थर्ड बच्चा है ना, जो हर तीसरा बच्चा है, मैंने वो उठाना है।
उसके लिए मैं नहीं है, मैं गिनना शुरू करूंगा, 1 2 3, ये मेरा एक पहला सैंपल आ गया, ठीक है। फिर 1 2 3, ये मेरा दूसरा सैंपल आ गया। फिर 1 2, और नहीं सॉरी, ये वाला सैंपल आएगा, ठीक है। और फिर ये वाला आएगा, हाँ। ये इसको खत्म कर दे, मैं इसको रेडी कर देता हूँ। ये देखो ना, 1 2 3, एक सैंपल आ गया, 1 2 3, ये दूसरा सैंपल आ, 1 2 3, ये तीसरा सैंपल आ गया, तो ये 1 2 3, ये चौथा सैंपल आ, 4 बच्चे आ गए। मसला ये कि पांचवा कौन सा उठाना है मैंने। पांचवा उठाना कि ये कि मैंने ना इसको बैकवर्ड चल जाना है, फिर दोबारा वहीं पर वापस चल जाना जहां से मैं आया था, ठीक है। मैंने वहीं वापस चल जाना है। अब मैं यहाँ से शुरू करूंगा दोबारा। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अब देखो, 1 2 3, अब जो बंदा पहले आ गया मैंने उसको नहीं उठाना, ये बच्चा पहले आ चुका है। मैं इससे जो अगला है ना, लाइक ये वाला जो बच्चा है, मैं इसको उठाऊंगा। अब ये तीसरा बच्चा मेरा ये है, ठीक है। अब मेरे पास जो थे ना वो 5 बच्चे पूरे हो गए, ठीक है। वो मेरे पास 5 बच्चे पूरे हो गए, ठीक है। तो वो कैसे पूरे हुए कि लाइक मैंने एक सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाई कि मैंने हर तीसरा बच्चा उठाना। जब मेरे पास बच्चे खत्म हो गए तो मैं वापस गया, फिर मैंने गिनने शुरू किए, जो लेकिन जो बच्चा इंक्लूड होगा मैंने उसको छोड़ के उससे अगली वाली चीज उठा लेनी है, ठीक है। ये होती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। मैंने बड़ी इजी वे में आपको सारी सैम्पलिंग समझा दी है, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है ना, वो आपको बड़े इजी वे में समझा दी है। मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी आसान लफ्जों में समझाएगा, तो मैंने आपको समझा दिया। आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, खुद से भी समझना है। मैं आपको बुक्स भी शेयर कर दूंगा, और सबसे बेटर वे आप यूट्यूब पे जाओ, क्योंकि जो स्टेट्स है ना वो जितनी हम पढ़ सकूँ ना, मैं 1 वीक लगाऊंगा इस चीज पे, जितनी हम पढ़ सकें उतनी पढ़ेंगे। लेकिन आप साथ साथ मेहरबानी करके यूट्यूब से इस चीज को पढ़ते रहो। आगे जब आप कोई भी जाकर सर्च करोगे ना कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग ही पढ़नी है, तो आप सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को जाके वहां से पढ़ सकते हो। कुछ लोग बच्चे यूनिवर्सिटी में हैं, वो तो पढ़ भी रहे हैं ऑलरेडी, उन्होंने पता नहीं ये चीजें गौर से पढ़ी है नहीं पढ़ी, लेकिन हम लोगों ने ये सारी चीजें नोट करनी है और इन सब चीजों को पढ़ना जरूर है, जरूर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ना मैं आप लोगों को ग्राफ भी शेयर कर देता हूँ, जिसके अंदर ये सारी सैम्पलिंग जो हमने चीजें पढ़ी है ना, उसको ना इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। लाइक उसका हर चीज का डेफिनेशन, डिफरेंस, और क्या नाम है, प्रोज और कॉन्स के हैं। जैसे हम रैंडम सैम्पलिंग दे लेते हैं ना, वो कहता है सैंपल इज सिलेक्टेड इन अ रैंडम फैशन। कि बस हम लोग कोई भी रैंडम फैशन, मतलब यही नहीं जैसे समझाया कोई, मैंने कहा 5 बंदे आएगा, जो मैंने बताया नहीं कौन से बंदे आए, बस आ जाओ, वो आगे ना, तो वो आगे वो रैंडम है। उसका मतलब हाईली इफेक्टिव व्हेन ऑल सब्जेक्ट्स पार्टिसिपेट इन डाटा कलेक्शन। इसका मतलब ये है कि जैसे हर बंदा लाइक 100 का 100 बच्चे जब उस डाटा कलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो उसका फायदा हमें तब होगा कि लाइक मुझे कुछ स्पेसिफिक चीजें उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको, लेकिन उसका कौन है कि वेरी स्मॉल सैंपल साइज इंट्रोड्यूसेस सैंपल एरर। जैसे मैं बताया था, इतना एक्यूरेट मेथड नहीं है, इसमें कुछ सैंपल एरर्स आ सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड का ये कि रिप्रेजेंट स्पेसिफिक सब ग्रुप्स और स्टेटा। जैसे मैंने बताया ना कि लाइक हर कैटेगरी के मैंने फाइंड कर लिया कि इतनी ये मछली है ना, तो उसके मछली में मैं कितने उठाने हैं, तो वो मैंने स्ट्रेटेजी के थ्रू, स्ट्रेटेजिक फॉर्मूले के थ्रू ना फाइंड कर लिया, ठीक है। स्टेटा आपने देख लिया, स्टेटा क्या होता है, सब ग्रुप्स क्या होते हैं। एक्यूरेट है, इफेक्टिव है, तो सारे सब ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन करती है। इसमें ये है कि कोई, जैसे वो मछलियों का रिजल्ट आता है ना, उसमें हो सकता था कोई मछली ना आती रैंडम के अंदर, इसमें हर मछली आ रही है, लेकिन आ रैंडमली रही, लेकिन हर मछली आ रही है। Accurate estimate in case of similarity or disfamiliarity. The person applying this sampling method should have proper understanding of the subgroups, otherwise mispresentation of sample can cause analytical fallacy। ठीक है, fallacy जो भी है, इंग्लिश में मुझे इतनी आती नहीं है भाई, ये पढ़ लेना। इसका मैं मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है कि उसने कहा कि इसमें एक इशू हो सकता है कि जो पर्सन सैंपलिंग कर रहा है ना, अगर उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है ना कि लाइक जिस तरह वो ब्लू येलो फिश, रेड फिश थी, उसको पता नहीं है ना कि मछलियां, लाइक क्या पता किसी मछली पे वैसे रंग हुआ हो, उसको चीज लगी हो, तो वो सेम कैटेगरी की मछली हो, उसमें इशू हो सकता है, ठीक है। अगर उस बंदे को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि वाकई किस सब ग्रुप में कैंड लाई करेगा, और सब ग्रुप में फिर किस बेस पर डिवाइड करने हैं। तो ये ना काफी समझने के बाद बंदे की जरूरी है। उसके बाद आती है सिस्टमेटिक। इसके बाद आता है सिस्टमेटिक का मतलब है इंक्लूड एवरी nth ऑब्जर्वेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द स्टडी। मैंने बताया ना, मैंने 3 छोड़ के 3 लेने हैं, तो ऐसी है। इसका फायदा ये है कि टाइम एंड कॉस्ट इफेक्ट सबसे सस्ती है, टाइम भी काफी होता है, एफिशिएंट भी है, ठीक है। मे रिजल्ट इन हाई सैम्पलिंग बायस इफ पीरियोडिसिटी एग्जिस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि क्या नाम, इसमें बायस वगैरह ना इंक्रीज कर सकता है कि अगर पीरियोडिसिटी ना, जो लाइक पीरियोडिसिटी समझ लो, इसमें वो उसकी occurrence वो बार बार आ रही है, सही है, तो इश्यूज कर सकते हैं। ऐसी क्लस्टर है, क्लस्टरिंग आपने पढ़ लेनी है, लेकिन आपको आपने समझना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने समझ के आनी है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। समझोगे तो आपको आगे चीजें समझ आएंगी, डेफिनेशन, प्रोज, कॉन्स, और जो भी चीजें हैं, सारी चीजें समझ के आनी है। इसके लास्ट में रह जाती है, होती है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। वो लिखी नहीं हुई है, मैं बता देता हूँ। मल्टी स्टेज का मतलब है, इजी वर्ड में समझाता हूँ, कि दो से ज्यादा सैम्पलिंग को इकट्ठे यूज करना। ऐसे मैंने ना कोई पॉपुलेशन के जैसे कोई डेटा सेट उठाना ना, तो मैं 3 सैम्पलिंग लेता हूँ। पहले मैं रैंडम अप्लाई करूंगा, फिर मैं स्ट्रेटिफाइड अप्लाई करूंगा,
फिर मैं सिस्टमेटिक अप्लाई करूंगा। ये मेरी क्या हो जाएगी, एक अप्रोच बन जाएगी। जैसे ना पहले मैंने ये अप्लाई की, फिर मैंने ये अप्लाई की, फिर मैंने ये अप्लाई की, ठीक है, ये होगी मेरी मल्टी स्टेट सैम्पलिंग। ये नहीं, ये में समझाते हैं कि मल्टी स्टेट क्या आती है कि अपनी दो से तीन से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा सैम्पलिंग यूज करो ना, तो उसको हम कहते हैं मल्टी स्टेट की। लाइक उसमें स्टेजेस हैं। आज का लेक्चर जो था ना हमारा, ये सैम्पलिंग और ईटीसी सब पे था। हमने स्टैट्स को शुरू कर दिया है अपना, और हमने सैम्पलिंग को देख लिया कि सैम्पलिंग क्या होती है, कि अभी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रहती है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अपनी सारी चीजें देख लेनी है, जितनी मैंने चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमने नेक्स्ट लेक्चर में देख के आनी है, ठीक है। और इस पे यार यूट्यूब पे मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितनी मेहनत करोगे ना आपको उतनी ज्यादा समझ आएगी और उतनी ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हैं। आप ऐसा नहीं समझोगे जो कोर्स में पढ़ रहे हो वो पढ़ के आप साइंटिस्ट बन जाओगे कोई। इसमें आपको मैंने पहले बताया था बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी है आप लोगों को, है ना। यूट्यूब से अलग अलग सोर्सेज जाकर इन कॉन्सेप्ट को समझो, डिटेल में समझो। मैं जितना आसान लफ्जों में, टाइम कम है तो मैं जितना आसान लफ्जों में समझा सकता था मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी अपना ख्याल रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।